अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर आपके सामने हाज़िर हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ एंड माय टॉपिक इज़ थीसिस स्टेटमेंट। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ एक्चुअली थीसिस स्टेटमेंट एंड हाउ यू कैन राइट अ गुड थीसिस स्टेटमेंट and where you have to write actually the good thesis statement. So first of all, before starting the lecture, मैं आपसे एक दो बातें इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहता था और उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट students always ask me that whether CSS is easy or not, or essay writing is a big task. So let me tell you or let me explain you one thing कि essay writing is quite easier, but the problem is जो सबसे बड़ा issue है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि our teachers are mainly responsible for the failure. आप मुझसे पूछेंगे क्यों? The reason is I explain because teachers are far behind in research. It is very deplorable, it is very sad कि हमारे टीचर्स रिसर्च नहीं करते। ऐसे राइटिंग के ऊपर बुक लिखते हुए मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और मुझे पता चला कि एक्चुअली हमारी फेलियर की रीजंस क्या हैं। टीचर्स आर मोर लेज़ी एंड इफ़ अ टीचर इज़ लेज़ी सो डेफिनेटली द स्टूडेंट्स विल ऑटोमेटिकली गेट लेज़ी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थीसिस स्टेटमेंट। सो व्हाट इज़ थीसिस स्टेटमेंट? थीसिस स्टेटमेंट को हम ये कह सकते हैं, टॉपिक सेंटेंस अगर ये बताता है कि पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में होगा, तो थीसिस स्टेटमेंट जो है वो बताएगी कि जो आपका ओवरऑल ऐसे है व्हाट is it about or in which direction you are going to write your overall essay. बेसिकली ये एक ऐसा हिंट है, थीसिस से यहाँ मुराद है आपकी ओपिनियन, आपकी ऑप्शन और आपकी डायरेक्शन, कि आप अपने ऐसे को ओवरऑल किस डायरेक्शन में ले जाने वाले हैं। और थीसिस स्टेटमेंट की जो जगह है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कहाँ पे इस्तेमाल होती है। बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर बड़े कन्फ्यूज्ड हैं कि थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे लिखते हैं। स्टूडेंट्स, थीसिस स्टेटमेंट जो है बेसिकली या यूजुअली हम उसको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के लास्ट में, यानी जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है आपका, उस टॉपिक सेंटेंस लिखने के बाद, बॉडी लिखने के बाद और उसका जो लास्ट सेंटेंस होता है, आमतौर पे यहाँ सेकंड लास्ट सेंटेंस होता है, उसके अंदर हम थीसिस स्टेटमेंट देते हैं। और थीसिस स्टेटमेंट करती क्या है? थीसिस स्टेटमेंट आगे चल के ये बताती है कि आप किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। इस पॉइंट को हम फर्दर एलेबोरेट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ स्टेटमेंट यूजुअली एट द एंड ऑफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, आमतौर पे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के एंड पे, दैट गिव्स योर ऐसे अ डायरेक्शन, जो कि आपके ऐसे को ओवरऑल डायरेक्शन दे रही है, पढ़ने वाले को बता रही है कि आप उसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक हिंट होगा जस्ट, एंड स्ट्रक्चर, और आपके ऐसे को एक डायरेक्शन और स्ट्रक्चर दे रही है, और इट सम्स अप योर थीसिस। थीसिस मीन ओपिनियन, आइडिया, व्यू, ऑप्शन। ये आपका थीसिस जो है, जो आपका ओपिनियन है, उसको सम अप करने वाली है। थीसिस स्टेटमेंट लिखने से पहले हमें तीन चीज़ों का इल्म होना लाजमी है, और वो क्या है? सबसे पहले तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे हमें पता होना चाहिए कि तीन डिफरेंट टाइप्स, बेसिक, सबसे बेसिक टाइप्स तीन किस तरह की हैं। चलें आज ये भी डिस्कस हो जाएगा। सबसे पहला जो ऐसे है दैट इज़ कॉल्ड आर्गुमेंटेटिव ऐसे, देन सेकंड इज़ एक्सपोजिटरी एंड दिस थर्ड वन इज़ एनालिटिकल। अब इन तीन टाइप्स ऑफ ऐसे में फ़र्क क्या है मैं आपको डिस्कस करता हूँ डिटेल में। आर्गुमेंटेटिव ऐसे बेसिकली ऐसा ऐसे होता है जिसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स देते हैं और किसी एक ओपिनियन को आपको प्रूव करना होता है, या उसके साथ जो आपको अपने ओपिनियंस देने होते हैं। इसमें एक मिसाल मैंने लिखी है, इज़ को एजुकेशन गुड और बैड फॉर पाकिस्तान, कि को एजुकेशन जो है वो गुड है या बैड है, यानी इट्स बेस्ड ऑन योर ओपिनियन। सो बेसिकली इट इज़ एन आर्गुमेंटेटिव टाइप ऑफ ऐसे, जिसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। आपने एक टॉपिक को जस्ट लाइक यू में से इंट्रोगेटिव फॉर्मेट या एक क्वेश्चन की तरह का एक फॉर्मेट होगा, जिसके अंदर दो डिफरेंट ओपिनियंस होंगी, और आपने करना क्या होगा? आपने आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे जो जिस साइड को आप फेवर करते हैं। मोस्टली इस तरह के ऐसे के अंदर हम लोगों ने फेवर करना होता है एक साइड को। बाज़ दफ़ा हम दोनों साइड्स पे लिखते हैं, कहा जाता है कि दोनों साइड्स को एलेबोरेट करें। आमतौर पे आइल्ट्स के ऐसे में हम लिखते हैं, या CSS के अंदर भी हमने दोनों साइड्स को लिखना ज़रूर होता है, लेकिन हम जो फेवर कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो उसमें से किसी एक डायमेंशन को। सो बेसिकली अगर ये हम देखें इस ऐसे को, इसको एजुकेशन गुड और बैड फॉर पाकिस्तान, तो इसके अंदर जो हम थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे और किस तरह से लिखेंगे, मैंने एक नीचे इसकी एग्जांपल लिखी है। अच्छा, अब थीसिस स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो आप बिल्कुल सिंपल भी लिख सकते हैं, दैट कंप्राइजेज ऑफ फ्यू वर्ड्स, लेकिन कोशिश करें कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आमतौर पे कम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस में हो। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर आपने डिफरेंट एंगल्स को पैक करना है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इन स्पाइट ऑफ सम रिजर्वेशंस फ्रॉम रिलीजियस एंड डॉगमेटिक सर्कल्स, यानी आप दूसरी ओपिनियन को भी साथ रख के चल रहे हैं, गुड और बैड, यानी बैड ओपिनियन जो है आप उस एंगल को भी कवर कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ सम रिजर्वेशंस फ्रॉम रिलीजियस एंड डॉगमेटिक सर्कल्स ऑफ सोसाइटी, कॉमा, देयर आर न्यूमरस या सफिशेंट
एंड लॉजिकल या प्रेगमेटिक, ग्राउंड्स या बेसिस दैट असेंट और अटेस्ट। अच्छा, जिसके अंदर मैंने स्लैशेस जो यूज़ किए हुए हैं, जो स्लैश का मतलब ये है कि आप दोनों में से कोई ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वो वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो मज़ीद वर्ड्स के साथ गेट टू नो हो जाएं। तो ग्राउंड्स बेसिस दैट असेंट या अटेस्ट या फेवर को एजुकेशन इन आवर कंट्री। अच्छा, अब अगर इस थीसिस स्टेटमेंट को अगर आप देखते हैं गौर से, तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, इन स्पाइट ऑफ सम रिजर्वेशन फ्रॉम रिलीजियस एंड डॉगमेटिक सर्कल्स, यानी मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है कि मुझे पता है, आई नो दैट कि कुछ रिजर्वेशंस हैं, कुछ रिलीजियस और डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मीन्स कंजर्वेटिव सुपरस्टिशियस टाइप लोग जो हैं, सर्कल्स सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, उनके रिजर्वेशन के बावजूद देयर आर न्यूमरस या सफिशेंट एंड लॉजिकल या प्रैग्मेटिक ग्राउंड्स, कि हमारे पास सफिशेंट रीजंस हैं, ग्राउंड्स हैं किस चीज़ के लिए, दैट असेंट या अटेस्ट या फेवर, जो कि फेवर करेंगी को एजुकेशन इन आवर कंट्री। इट मीन्स दैट आई स्ट्रांगली रिकमेंड को एजुकेशन। मैंने अपनी साइड भी शो कर दी कि मैं किस तरफ जाना चाह रहा हूँ, उसके बावजूद, लोगों की रिजर्वेशन के बावजूद, मैं साबित करना चाह रहा हूँ कि कुछ सफिशेंट रीजंस हैं को एजुकेशन के फेवर में। यानी इट मींस दैट अब यहाँ पे आप थोड़ा सा असर्टिव हो जाते हैं। असर्टिव से मुराद क्या है, एम्फेटिक होके, आप थोड़ा सा कमांडिंग होके अपनी जो ओपिनियन है उसको आप प्रूव कर सकते हैं। तो इसके अंदर चूँकि आर्गूमेंटेटिव ऐसे था, तो मैंने क्या किया, दूसरा एंगल भी शो किया जो बैड था, जो लोग समझते हैं कि कोई एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ ही मैंने अपना जो व्यू पॉइंट है सेकंड पैराग्राफ में पैक कर दिया। और अगर आप सेंटेंस को देखेंगे तो बेसिकली इट इज़ अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। क्यों, इसके अंदर मैंने 2 क्लास यूज़ किए हैं, और 2 के अंदर जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो इंस्पाइट के साथ मैंने इसको मिलाया हुआ है। अब हम चलते हैं सेकंड के ऊपर, एक्सपोजिटरी। अच्छा, एक्सपोजिटरी राइटिंग समझने के लिए मैं सिंपल आपको यहाँ पे बताऊँगा, लेकिन इसका मेरा पूरा एक लेक्चर है एक्सपोजिटरी राइटिंग के ऊपर, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ के ऊपर, वो आप ज़रूर देखिएगा। एक्सपोजिटरी राइटिंग बेसिकली, एक्सपोजिटरी ऐसे इस तरह कैसे होता है, सिंपली अगर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, जिसके अंदर आगे इसकी फर्दर 5-6 टाइप्स भी हैं, लेकिन बेसिकली इसके अंदर क्या किया जाता है, किसी चीज़ को एक्सपोज किया जाता है। और एक्सपोज किस बेस पे किया जाता है, बेसिकली ये ऐसे इस तरह के ऐसे होते हैं जो कि किसी लाइक करंट अफेयर्स के ऊपर, या ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स देने होते हैं। तो डेफिनेटली इसके अंदर आपको चीज़ों को, फैक्ट्स को सामने लेके आना होता है, और इसके अंदर आम तौर पे आप ओपिनियन से ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड या रीज़न बेस्ड लिख रहे होते हैं। जिस तरह एक टॉपिक था एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। अब इसकी जो मैं दूंगा, अच्छा, इसका जो टॉपिक सेंटेंस मैं दूंगा उसके अंदर मैं एनर्जी क्राइसिस बताऊंगा कि डेफिनेटली हैं, मैं एक्सपोज करूंगा इस प्रॉब्लम को। और जब मैं इसकी थीसिस स्टेटमेंट पैक करूंगा तो मैं किस तरह से करूंगा, ये देखिएगा, द वेरियस फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड साइंटिफिक बैकवर्डनेस। क्योंकि बहुत से फैक्टर्स लाइक, उसमें से एग्जांपल्स मैंने कोट कर दी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड साइंटिफिक बैकवर्डनेस, एग्रावेटेड, एग्रावेट का मतलब क्या होता है, ख़राब करना, वर्सेंड एनर्जी क्राइसिस इन कंट्री, कि मैं ये बता रहा हूँ कि एनर्जी क्राइसिस जो है उनको प्रोड्यूस किया, उनको स्टिमुलेट किया बहुत से फैक्टर्स ने। उसमें से मैंने 2 हाईलाइट कर दिए जो इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि हमारे पास इतने मार्जिन होता है थीसिस स्टेटमेंट के अंदर, हमने थोड़ी सी ग्लिम्स देनी होती है। फिर मैंने क्या किया जी, बट इफ़ गवर्नमेंट इज़ कमिटेड इट कैन डेफिनेटली ड्रैग या हॉल। अगर गवर्नमेंट कमिटमेंट रखती है तो इट कैन डेफिनेटली ड्रैग मैंने क्या होता है, खींचना, हॉल का मतलब होता है खींचना, पीपल, लोगों को, आउट ऑफ द क्रूअल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनर्जी क्राइसिस। तो वो लोगों को जो क्रूअल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे निकाल सकती है। अब अगर आप गौर करें तो मैंने इसमें एक प्रैग्मेटिकली क्या किया है, तीनों चीज़ों को डिस्कस कर दिया है। कि मैंने माजी में बता दिया है कि गलतियाँ जो हुई हैं उनकी वजह से जो सिचुएशन है वो वर्स हुई है, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यानी मैंने एग्जामिनर को थोड़ा सा हिंट दिया है कि मेरा जो ऐसे है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। लाइक ये एक मैंने डायरेक्शन मैप आउट किया, ट्रेस आउट की है। जिस तरह स्टोरी का आउटलाइन देते हैं हम लोग कि 3 चीज़ें स्टोरी आउटलाइन हम लिखते थे, इसी तरह ऐसे का जो आउटलाइन है वो थीसिस स्टेटमेंट हमें पैक करना होता है। अब इसमें मैंने क्या किया, बैकग्राउंड बताया, और सेकंड मैंने क्या किया, अगर गवर्नमेंट कमिटेड है, सजेशन की तरफ आ गया मैं, होप दे के, तो वो लोगों को क्रूअल कॉन्सिक्वेंसेस से निकाल सकती है। इट मीन्स दैट कॉन्सिक्वेंसेस भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और मैं पॉजिटिव स्टेप्स यानी सजेशंस या इसकी जो सॉल्यूशंस हैं that will be definitely discussed in this essay. So it means that I am positive and I am going to talk about these 3 areas. तो मैंने उसका जो पूरा टॉपिक था उसको इनक्लोज कर दिया। और तीसरी तरह का जो ऐसे होता है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड एनालिटिकल। बेसिकली आमतौर पे ये लिटरेरी फिगर्स में हम इस्तेमाल करते हैं, सीएसएस में तो बहुत कम ये इस्तेमाल होता है, या तकरीबन ना होने के बराबर है। इसके अंदर हमने करना क्या होता है, कैरेक्टर एनालिसिस मोस्टली यूज्ड इन लिटरेचर। लिटरेचर के अंदर आपसे कहा जाता है जी लेडी मैकबेथ के ऊपर आ गया, शी इज़ द 4th विच, ये इस तरह के जो आपने एनालिसिस करके उसके ऊपर
ओपिनियन देनी होती है। सो आमतौर पे हमें जो दो मेजर एसेस डील करते हैं जिसके साथ हम CSS में या PMS वगैरह में, दोज आर एक्सपोजिटरी एंड आर्गूमेंटेटिव, और आइल्स के अंदर भी हम इनको लेके चाह रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कुछ थीसिस स्टेटमेंट के हवाले से मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर की। होपफुली आपको थीसिस स्टेटमेंट जो लिखना है वो आसान हो गया होगा। और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ऐड करता चलूँ, आप सबसे पहले जो है थीसिस स्टेटमेंट जो है उसको लिखने के लिए एक आसान तरीका ये है कि आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि आप उस ऐसे के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। उसका सिंपल तरीका ये है, जो टॉपिक दिया जाता है, जैसे इज़ को एजुकेशन गुड और बैड फॉर पाकिस्तान, सपोज ये आपके पास टॉपिक आ गया, आप इस टॉपिक के बारे में आप पूछें आपका ज़हन क्या कहता है, गुड है या बैड है, यानी आर्गूमेंटेशन है। तो आपने अपने आप से पूछना है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। तो जो आपका ओपिनियन होगा उसको सामने रख के उसका एक आंसर जो आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड अ थीसिस स्टेटमेंट। और इसके बारे में अगर आपको कोई फर्दर क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो मैं व्हाट्सअप नंबर भी अपना शेयर कर रहा हूँ। और इसके अलावा आई आल्सो एड्रेस स्टूडेंट्स ऑनलाइन। अगर आप कोई ऐसे इवैल्यूएट करवाना चाहते हो, कोई भी किसी किस्म की ओपिनियन लेना चाहते हो, यू कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझसे रब्ता करते हैं अपने ऐसे वगैरह या प्रेसी वगैरह का जो वर्क है चेक करवाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू स्टार्ट राइटिंग ऐसे। सो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।